business. तो नाना जी ने क्या किए कि अपने पेटी सामान एक लड़की को खरीद करके लाए अपने वंश को चलाने के लिए। जैसे हम लोग गांव में जाते थे ना, तो पुरुष क्या करते थे, भगा देते, भागा भागा घर के महिला के बिगाड़े आई वालों, भागा भागा घर की महिला बिगाड़ने आई है। वो सब महिलाएं क्या करती थी कि महुआ का दारू बनाती थी, लोग बना बना कर चुपके से बेचना, ये करना वो करना। महिलाओं को रोजगार के जरिए हम उसको मजबूत बनाते हैं। यदि उसको हम लोग मजबूत बनाते हैं तो बच्चे का जो चाइल्ड लेबर अपने आप बहुत कम हो जाएगी, और ऐसा हम लोग कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यशॉर्ट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे हैं एक और इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ इट्स हर बिजनेस। इस सीरीज में हम छोटे छोटे शहरों की महिला उद्यमी की कहानी लेके आते हैं, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी लेके आ रहे हैं जिन्होंने खुद के लिए बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए नए रास्ते बनाए। पिछले 30 सालों से जो महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। हम बात कर रहे हैं बिहार के आरा जिले की अनीता गुप्ता जी की, जिन्होंने अपने एनजीओ भोजपुर महिला कला केंद्र के जरिए 50,000 से भी ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी। 2019 में उन्हें ब्रांड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला एमएसएमई से, और 2022 में उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से। और सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है। आखिर क्यों? इसका जवाब देने के लिए वो खुद यहाँ मौजूद है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी नमस्ते। अनीता जी, सबसे पहला सवाल, सिर्फ 10 साल की उम्र में आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको महिलाओं के लिए कुछ करना है? हम लोग 6 बहन और मेरा एक भाई था, और हम 5वें नंबर बहन पे आते हैं। और पापा मेरा जो है बचपन में ही गुजर गए थे। माँ की आर्थिक स्थिति पापा के चले जाने के बाद अच्छी नहीं थी, घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो माँ अक्सर हम लोग को लेकर के नानी घर चली जाती थी गांव में। हमारी माँ भी एक पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, गांव की महिला थी। तो एक दिन की बात है कि हमारे नाना जी जो थे, उन्हें 2 बेटे थे और दोनों कुत्ता काट दिया और दोनों मर गए। तो नाना जी ने क्या किए कि अपने पेटी सामान एक लड़की को खरीद करके लाए अपने वंश को चलाने के लिए। और हमारे जो नानी की जो खरीद करके लाया गया था, एक टूटा हुआ मकान में, एक झोपड़ी में उसको रखा जाता था। जब बेटी होती थी तो उसी झोपड़ी को लोग छोड़ देता, जब बेटा होता था उठा कर लाता था। यहाँ तक कि माँ को दूध भी नहीं पीने दे रहा था लोग, वो खरीद करके आई है, उसको टच भी नहीं करने दे रहा था। बेटी था तो उसके पास छोड़ दे रहा था लोग। तो मैं छोटी थी, तो मैं बोला कि जब बेटी होती है तो लोग वही गंदे संदे बड़ई में लोग छोड़ देता है, जब बेटा है तो उठा कर लाता है लोग। आखिर से क्या बात है, ऐसा भेदभाव क्यों? मेरे को ये सब दिमाग में दफना, क्यों भेदभाव हो रहा है, लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, क्या बात है? तो हम बहुत चीज को ध्यान से हम देखते भी थे। एक दिन की बात है कि नानी जो है हमारे कुछ घर में था, कुछ चुरा के खा गई। हमारे नाना जी क्या किए कि पीतल के कलछुल से उसको मारे बस उसको उंगली टूट गया। उंगली टूटने के बाद ना कोई उसको मलहम पट्टी तक नहीं लगाया। मुझे सिर्फ ये दिमाग में आ रहा था कि सिर्फ इनको लाया गया है बेटा के लिए, क्योंकि हम भी बेटी थे, हम भी छोटे थे। तो मुझे जब मारा तो नानी मेरी रो रही थी कि पापा मतलब पकवा के मकान दे के शादी करना। बड़ा हमको अजीब सा लगा। हम गए वहां पे, नानी के जो भी बच्चा थे हम हाथ में मलहम पट्टी जो हम अपना कर दिए। करने के बाद में मुझे वहीं से मुझे मतलब लगा कि नहीं, यहाँ पे लड़का और लड़की को भेदभाव माना जा रहा है, और हम भी सबसे पहले पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम खास करके महिलाओं के लिए ही काम करेंगे, लड़कियों के लिए हम काम करेंगे।
उसकी शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, उसके हुनर के ऊपर काम करेंगे। आज नानी के पास शिक्षा होता तो नानी इस बूढ़ा से दिखती नहीं। आज नानी के पास कुछ हुनर होता तो नानी अपने हाथों से सामान बना कुछ बेचती, इस बूढ़ा शादी नहीं करती। उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था और हम बचपन से ही लड़का लड़की भेदभाव हम देखते हैं। मेरी प्रेरणा वहीं से मिली कि मैं महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति मैं समर्पित हूँ। 1993 में जब आपने भोजपुर महिला कला केंद्र की शुरुआत की, तो शुरुआती दौर में आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? जैसे मैं शुरू में जब मैं सिलाई सिखाती थी, तो जैसे मैं गांव-गांव में जाती थी सिखाने के लिए या किसी चीज पे अवेयरनेस करने के लिए, थोड़ा सा हेल्थ पे हो गया, थोड़ा एजुकेशन पे हो गया, थोड़ा लीगल पे हुआ। जैसे हम लोग गांव में जाते थे ना, तो पुरुष क्या करते थे, भगा देते थे, भागा भागा घर के महिला के बिगाड़े आई वालों, भागा भागा घर के महिला बिगाड़ने आई है, ऐसे उन लोगों का वर्ड होता था। बहुत जगह जाते थे तो बोला देखा ये लोग पूरा गांव के महिला के बिगाड़ने आया है, से ये लोग आए हुए हैं महिला को कमाने के लिए और पुरुष को लोग कुछ समझता नहीं है, ऐसे ऐसे महिला को यहाँ से भगाओ। तो बहुत सारे पुरुष थे, विरोध करते थे। मतलब 100 में से दो चार पुरुष थे जो कॉपरेट करते थे, बाकी कॉपरेट नहीं करते थे। आपकी मुलाकात आईएएस ऑफिसर अमिताभ वर्मा जी से कैसे हुई और उन्होंने आपकी जर्नी में आपका क्या सहयोग दिया? अमिताभ वर्मा जी जो हमारे भैया हैं, हमारे अंकल के मित्र थे और पटना में सहकारिता विकास में वो प्रधान सचिव थे। तो जब हम ट्रेनिंग करवाते थे, सिलाई का हो, एप्ली का हो, क्रोशिया का हो, ज्वेलरी का हो, जो भी हैंडीक्राफ्ट पर ट्रेनिंग करवाते थे, तो महिलाएं जो थी सर्टिफिकेट मांगती थी, मैडम आप सर्टिफिकेट दीजिए। तो हम सर्टिफिकेट कहाँ से दे, कैसे दे, कोई मेरे पास मान्यता तो था नहीं। तो जब हम दिल्ली गए थे अंकल के घर में, तो वहीं पे अमिताभ वर्मा भैया मिले हुए थे, तो बताया कि हम पटना में हैं, प्रधान सचिव हैं। तो मुझे उस समय आईएएस क्या होते मुझे अच्छे से पता भी नहीं था। तो बोले कि तुम, बोले भैया क्या करती हो, भैया पूछे, तो पता है हम ऐसे से हम काम करते हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं को हम सर्टिफिकेट दें। बोले अच्छा तुम महिलाओं के लिए काम करती हो, मुझे बहुत मतलब तारीफ की है कि बहुत अच्छा काम कर रही हो समाज के लिए, कि तुम पटना में आना, हम सहकारिता ऑफिस में हम बैठते हैं, वहां तुम्हारा हम संस्था का रजिस्ट्रेशन हम करवा दें। तो हम गए सहकारिता ऑफिस पटना में, हम गए भैया से मिले, अमिताभ भैया से, और किसी से मिलवाए, ये पेपर चाहिए। तो हम सारा पेपर वगैरह हम सब समझ लिए, फिर अगला बार जाकर के पेपर दिए। तो 1 सप्ताह में हमारा संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया और हो गया तो बहुत खुश हुए कि ये संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब तो हम महिलाओं को एकदम देंगे, बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करके ऐसे करके सर्टिफिकेट छपवाए और सभी महिला को हम देते थे और पूरा प्रचार हो गया। ये जो भोजपुर महिला कला केंद्र है ना, सरकारी हो गया है, सरकारी सर्टिफिकेट दे रहा है, मुझे बहुत खुशी होता था, बहुत खुशी होता था कि हम सर्टिफिकेट देने योग्य हो गए थे। ये नहीं जानते थे कि एनजीओ क्या होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं, सिर्फ था कि मुझे सर्टिफिकेट देना है महिलाओं को कि हम सिलाई सीखे हैं, हम ज्वेलरी सीखे हैं, उसके बाद एक मान्यता हो, बस उसी में हमारी बहुत खुशी थी। तो उसके बाद जब 2000 में आपका एनजीओ रजिस्टर हुआ, तो उसके बाद आपने और क्या-क्या करना शुरू किया? जब हम 2000 में जब हम रजिस्ट्रेशन, जब हम संस्था का जब मेरा जब हो गया, तो सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग गांव-गांव में देना हम शुरू किए। खुद हम स्वयं जाते थे ट्रेनिंग कराने के लिए। मुझे लगा कि हम पैसा हम अपना अच्छा कमा ले रहे हैं, हम अपने जरूरत के हिसाब से भाई बहन को भी हम पढ़ा ले रहे हैं। जब हम सिलाई सिखा रहे थे तो मतलब 25 रुपये हम फीस लेते थे, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना था, भाई को पढ़ाना था, बहन को भी पढ़ाना था। तो लगा कि नहीं, मेरी आवश्यकता के हिसाब से हो गया, अब हम गाँव गाँव में सिखाने जाएंगे। तो गाँव गाँव में हम सिखाने जाते थे, सिलाई हो, एप्ली हो, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते थे, बिल्कुल अपना सामान भी दे के सिखाते थे। मेरे मन में था जैसे भी हो महिलाएं और लड़कियां अपने हुनर की बदौलत आगे निकले, ताकि नानी वाली घटना नहीं घटे। तो गांव गांव में जाकर सिखाते थे। करीब करीब मैं स्वयं खुद 1 लाख महिला को मैं ट्रेनिंग दी और 10,000 महिलाओं को रोजगार से भी हम जुड़े हुए हैं। उसके बाद से लगा कि जब हम ट्रेनिंग जब हम दे रहे हैं और ये लोग का प्रोडक्शन भी जब तैयार हो रहा है, इसके ऊपर अब काम करना चाहिए। तो 2007 में बस मंत्रालय भारत सरकार से हम जुड़े, क्योंकि मैं भी ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ और मुझे 2007 में मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है ज्वेलरी में।
तो सबसे मेरी शुरुआती मेरी वही हुई थी। मुझे एक आर्टिजन कार्ड बना हुआ था 2007 में। तो करीब हजारों महिलाओं को हम कार्ड बनवाए जिस हैंडीक्राफ्ट से। कार्ड बनवाने के बाद से सबसे पहला फायदा ये होता था कि पूरे भारत में जो महिलाएं प्रोडक्ट अपना हाथ से बनाती थी, जहां जहां मेला लगता था वहां वहां वो जाकर के बेचती थी। 2014 में आपने उषा के साथ उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम शुरू किया। इस पार्टनरशिप ने रूरल महिलाओं को कैसे बेनिफिट किया? 2014 में रूपा टेटे दिल्ली उषा कंपनी से मैडम आई थी। वो कंपनी के सीईओ भी थी। तो खुद मिलने आई और बिहार में बहुत सारी संस्थाएं को विजिट की। यदि मुझे लगता है कि 15-20 संस्था को विजिट की होगी। और मेरा भी संस्था मैडम विजिट की। पूरे अपने गांव को मैडम को दिखाए। मैडम हमारा फील्ड देखी, बहुत अच्छा लगा। 2014 में मुझे जोड़ी। नहीं, ये अनिता जी का जो संस्था है, हम इनके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो ये जो है, जब हम जुड़ी, वहां से जब जुड़ गए तो करीब करीब अभी तक हम लोगों ने 3,500 सिलाई स्कूल उषा के सहयोग से चल रहे हैं। उषा के सिलाई प्रोग्राम के थ्रू आपने अभी तक कितने महिलाओं को ट्रेन किया है? उषा जो है, जब से 2014 से तो हम जब जुड़े हुए हैं, तो सोचिए कि ये करीब करीब 70-80 हजार से ऊपर ही ट्रेनिंग हो चुका है। आपको मिसेस सुधा मूर्ति से वुमेन ऑन मिशन अवार्ड मिला। इस रिकग्निशन का क्या इम्पैक्ट रहा आप पे? उस समय एहसास हुआ कि नहीं, कुछ हम महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करेंगे। और बस बहुत खुशी हुआ मुझे कि आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मुझे और मौका मिला कि मैं आगे बढ़ चढ़ करके और मैं महिलाओं के बीच में मैं काम करूंगी। मैम, कौन सा अवार्ड है जो आपके लिए काफी पर्सनली सबसे स्पेशल है? हाँ, मुझे जो सबसे बड़ी जो मुझे अवार्ड जो मिली है नारी सशक्तिकरण के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जितने भी अवार्ड मिले मुझे, जो हजार मतलब कि 2005 से ही मुझे बहुत सारे अवार्ड मिली हैं। तो सारे अवार्ड ही बहुत अच्छे थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही आगे बढ़ने का एक मुझे मतलब मनोबल बढ़ता था। सारे अवार्ड ही मेरे लिए ही बहुत अच्छा था। लेकिन खास तौर पर कहिए तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो मुझे 2022 में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो मुझे अवार्ड मिली, ये मुझे बहुत ही खुशी है। और इसे मुझे लगता है कि मुझे महिलाओं के लिए मैं कुछ भी काम नहीं की हूँ, मुझे और काम करना है। आपके चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में बताइए और आप किस तरीके से बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालने की कोशिश करती हैं? बच्चे जो हैं, जो चाइल्ड लेबर हैं, यदि उनके मम्मी और पापा आर्थिक स्थिति से मजबूत हो तो बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो महिलाएं हैं, अभी भी हम गांव में जाते हैं तो क्या करती है कि लकड़ी पे खाना बनाती है। लकड़ी कौन चुन के लाता है? बच्चे चुन के लाते हैं। माँ भेज देती कि जाओ लकड़ी चुन के ले आओ, आज खाना बनेगा। लकड़ी चुन के नहीं लाओगे तो खाना बनेगा ही नहीं। जो महिलाएं जो है, ऐसा उनको हम ट्रेनिंग दे कि अपनी आर्थिक स्थिति ट्रेनिंग के जरिए वो सही कर ले और अपने बच्चे को पढ़ाए। बच्चों को लकड़ी चुनने की नहीं भेजे, बच्चों को आलू चुनने के नहीं भेजे, बच्चों को धान का बोरा उठाने को नहीं भेजे। तो इस तरह से ज्यादा हमारा रहता है कि हम महिलाओं को रोजगार के जरिए हम उसको मजबूत बनाते हैं। यदि उसको हम लोग मजबूत बनाते हैं तो बच्चे का जो चाइल्ड लेबर है अपने आप बहुत कम हो जाएगी। और ऐसा हम लोग कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। महिलाओं के हाथों से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स को आप मार्केट तक कैसे पहुंचाती है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो तरह से हम लोग काम करवाते हैं। एक करवाते हैं कि आर्टिजन क्रेडिट कार्ड की, जो महिला जो अपना प्रोडक्ट बनाती है तो आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के तहत उसको हम लोग बैंक से लोन दिलवाते हैं। जैसे 40,000 से लेकर के 2.5 लाख दिलवा देते हैं। तो स्वयं अपना सामान बनाती है और स्वयं मार्केट में जाकर बेचती है। जैसे हम लोग आर्टिजन कार्ड बनवा देते हैं तो डीसी हैंडीक्राफ्ट का मेला लगता है तो वहां जाके बेच देती हैं। कपाट का मेला पहले लगता था तो वहां सरस मेला लगता है, उसमें भेज देते हैं हम लोग। गांधी सिल्क बाजार होता है, उसके बाद में क्राफ्ट बाजार होता है डीसी हैंडीक्राफ्ट का,
जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ वहाँ हमारे आर्टिजन जो है अपने प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं। बहुत सी जो महिलाएं हैं, हमारे एक बहुत बड़ा समस्या है कि जो हमारे यहाँ खास तौर पर जो हरिजन जो महिलाएं हैं, जैसे महादलित जो हैं, उनके आर्टिजन हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उनके पास आधार कार्ड ही नहीं है। आधार कार्ड से नहीं जुड़ने का मतलब होता है कि जितने भी सरकार की योजना है उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोग क्या करते हैं उनको कि अपने संस्था से उनको हम सामान दे देते हैं कि तुम कान का बनाओ, सुजनी बनाओ, ये बनाओ, जो भी बना के हर एक सैटरडे को ला करके उस संस्था में दे देती है, और जो बनाने का पैसा होता है उनका मेकिंग चार्ज हम लोग दे देते हैं। फिर एक हमारा एक मॉल भी हम लोग खोले हुए हैं आर्टिजनों के लिए, जिसका हम लोग नाम सोचे कि नामकरण क्या करें। तो सभी आर्टिजन हमारे पास महिला बैठी हुई थी, किस नाम से ये मॉल खोला जाए। एक महिला के मन में आया कि ये जो कला है आपन, आपन कला है, तो आपन जो भोजपुरी वर्ड है, हमने बोला कि हमारे जो मॉल का नाम रहेगा, हमारा ब्रांड का भी नाम रहेगा, आपन कला ही रहेगा। तो आपन कला करके हमने एक मॉल खोले हुए हैं, और ब्रांड भी आपन कला करके ही बनाए हैं, और सभी महिला को अच्छा लगता है कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचती हो, तो आपन कला में अपना कला को हम बेचते हैं। मेरा अगला सवाल महादलित परिवारों को लेकर ही था। जो महादलित परिवार है, जो बिल्कुल ही हाशिए पर खड़े हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उनकी चैलेंजों को आप किस हद तक दूर कर पाती है? जो ये महादलित जो परिवार जो है, सबसे पहले तो इनके पास शिक्षा नहीं है। दूसरी बात है कि इनके पास में रहने के लिए भी जगह नहीं है। छोटे छोटे 10 बाई 10 कमरे में लोग 4 4 लोग रहते हैं, 4 परिवार रहता है। अब आ जाइए कि ये लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही जो गांव में धान काटना होता है, गेहूं काटना होता है, यानी मजदूर वाला जो काम ये लोग करते हैं, मजदूरी ही करते हैं ये लोग। कि हम लोग जो क्या करते हैं कि सबसे पहले उस जहाँ पे महादलित परिवार है वहां पे हम लोग जाते हैं, और अभी तक जो हम लोग काम करते हैं थोड़ा हम बताना भी चाहेंगे कि सबसे पहले हम गांव में जाते हैं जहाँ महादलित, हम लोग चुनाव करते हैं कहाँ जहाँ पे जहाँ जनसंख्या है वहां पे हम लोग जाए, उनके लिए कुछ हम लोग काम करें। तो एक ग्रुप बना लेते हैं, हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले जो माता है जुड़ जाती है, माता के जुड़ने के बाद उनकी जो बेटी होती है वो भी जाती है, लकड़ी चुनने जाती है, आलू चुनने जाती है, कटनी करने जाती है, कूड़ा चुनने जाती है। तो एक हम लड़कियों को क्या करते हैं कि एक पावर ग्रुप बना देते हैं। जो उनके महादलित के जो बच्चे होते हैं, तो उनके उनके लिए शिक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। तो एक हम छोटे छोटे अभी हमारे संस्था की तरफ से अभी हम लोग 10 स्कूल हम लोग चलवा रहे हैं, जहाँ पे 6 साल से लेकर करके जितने ऊपर तक जो बच्चियां हैं, लड़के हैं, उसको पढ़ाते हैं, और 14 से जितनी भी ऊपर लड़कियां को पावर ग्रुप बना देते हैं। जो पावर ग्रुप हम लोग बनाते हैं, तो जो लड़कियां जो कूड़ा कबाड़ी चुनने जाती है वो जल्दी आती नहीं है, ना वो पढ़ना चाहती हैं, ना कुछ काम करना जानती है, ना कुछ ना चाहती है, बोले सिर्फ कूड़ा चुनने चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि तुम लोग पढ़ो, उसको हम लोग बोलते हैं यार तुमको मेहंदी सिखाएंगे, तुमको ब्यूटिशियन का काम सिखाएंगे, तुम अपने से ब्यूटिशियन पास ब्यूटी के पार्लर सीख जाओगी तो सुंदर सुंदर बाल बनाओगी, अच्छा सा मेकअप करोगी, ये सब सिखाते हैं उसको, तो उन लोग अच्छा लगता है। फिर ज्वेलरी बनाना सिखा देते हैं हम लोग। इस माध्यम से क्या करते हैं हम लोग कि 2 घंटा उसको हम लोग सिखाते हैं और उसको 1 घंटा पढ़ाते हैं। तो उसको अच्छा भी लगता है कि हम मेहंदी बनाना सीख रहे हैं, ब्यूटिशियन का काम सीख रहे हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ भी रहे हैं, धीरे धीरे नाम लिखना सिखा देते हैं। फिर ये बोलती है कि जब हम कूड़ा चुनने जाते थे तो पर डे जो हम हैं, हम 200 कमाते हैं, तो आपके यहाँ हम पढ़ाई जब करेंगे तो हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर आपके हम क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम कूड़ा चुनने ही जाएंगे। तो इसी को लेकर के स्किल ट्रेनिंग, जो लेवलीहुड ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो महिला को हम लोग ब्यूटी पार्लर का काम सिखाएं, तो आज लड़की जो है हम लोग जो काम सिखाए पावर ग्रुप को, हमने एक पार्लर खुलवा दिए हैं गांव में, अलीपुर गांव में पार्लर खुलवा दिए हैं। और देखिए पूरी गांव की जो महिलाएं हैं, आईब्रो बनाने आती हैं, फेशियल कराने आती हैं, मेहंदी लगवाने आती हैं, कोई जो लड़कियां को ज्वेलरी बन सिखाना ज्वेलरी बनाती है सब,
बोलती है कि दीदी पहले तो हम 200 कमाते थे, एक दिन में हम 500 कमा लेते, मेहंदी लगाकर कमा लेते हैं। और देखिए हम पढ़ना भी सीख गए हैं। और हमको ना अब मैडम मैडम हम लोग बोलता है, लोग दीदी दीदी लोग बोलता है। और सबसे बड़ी दीदी बात ये है कि हम लोग जो कमिटी से आते हैं, लोग हमें सड़ता नहीं है, छुआता नहीं है। छुआता है तो जाकर नहाता है। अब कोई भेदभाव हम लोग के बीच में नहीं रह गई है। सब लोग आते हैं, बाल कटवाते हैं, आईब्रो बनवाते हैं, फेशियल बनवाते हैं इसी हाथ से। कोई छुआछूत नहीं है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग पढ़ भी गए हैं, हाथ में हुनर भी हो गया है। और 200 के बदला हम लोग 500 कमाते भी हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और जो माताएं जो है, माताओं को क्या किए हैं हम लोग कि जो ग्रुप बनाए हैं उसमें हम लोग उसको चूड़ी बनाना सिखा दिए, एप्लिक बनाना सिखा दिए, सिक्की के काम सिखा दिए, पुरुष का काम सिखा दिए। ये लोग क्या करता है कि जो महिलाएं जो थी, बहुत सी जो महिलाएं, अभी भी हम बता दें कि महिलाएं जो है ये सब चीज नहीं सीखना चाह रही थी। क्योंकि ये देखिए अभी भी जो बिहार में जो दारू बंद है, मैं यहाँ दारू बंद है बिहार में, वो सब महिलाएं क्या करती थी कि महुआ का दारू बनाती थी लोग, बना बना कर चुप्पे से बेचना, ये करना वो करना। तो बोलती कि दारू में इतना पैसा हम लोग कमा लेते हैं, फिर हम आपकी कला क्यों सीखेंगे। मैं देखो वो तुम चुप्पे से काम कर रही हो, आज पुलिस आएगा तुमको पकड़ के लेके चला जाएगा, तुम ये गलत काम कर रही हो। और ये काम करोगी तो तुमको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो देखिए सारा वो लोग काम छोड़ दिया है। और यही हाथ का हुनर से काम करके चूड़ी बना करके मेले में जाकर बेचता है लोग। और हम लोग क्या किए हैं, कुछ महिला को दुकान भी करवा दिए हैं, परचून का दुकान करवा दिए हैं। तो महिलाएं परचून का दुकान भी करती हैं। और पावर ग्रुप की जो लड़कियां हैं उसके बारे में तो आपको हम बता ही दिए। और बच्चों को हम लोग 2 घंटा खेल खेल के माध्यम से उसको हम पढ़ाते भी हैं। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आधार कार्ड छूट गया है, इंदिरा आवास छूट गया है, नल घर जल योजना भी है, ये सब हम लोग एक रखते हुए स्टाफ रखते हैं हम लोग, और सबको उसको हम जुड़वा देते हैं कि जो भी वंचित है सरकारी योजना से इनको जोड़ा जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंधेरी हिप्पी के साथ आपका कोलैबोरेशन कैसे हुआ और उनका सपोर्ट आपके मिशन को कैसे मदद करता है? तो 2005 में हमने करीब करीब 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बनाए थे। तो दूसरे एक दिल्ली के एक संस्था आए थे कि अनीता जी आप हमको ना 20 ग्रुप हमको दे दीजिए और आपको पार्टनर बना के हम काम करेंगे। उस फंडिंग का नाम था पैक्स, जो लंदन की थी। तो उसके साथ हमने ठीक है 20 ग्रुप आपको हम दे देंगे। तो मुझे भी खुशी लगा कि 20 ग्रुप इसको दे देंगे तो मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा, हम भी कुछ महिलाओं के बीच में कुछ सपोर्ट मिलेगा तो काम अच्छा से करेंगे। तो 20 समूह हम उनको दे दिए थे। देने के बाद में जो फंडिंग आती है विजिट करने के लिए, तो जमीरा गांव में फंडिंग जाती है घूमने के लिए। तो जो दिल्ली वाले थे वो शाम को जाके महिला से मिले थे कि कल हमारे फंडिंग आएंगे और बोलना कि ये संस्था जो है के सिन्हा जी चलाते हैं, आप ऐसे बोलिएगा। महिला को सिखा दिए थे आप ऐसे ही बोलिएगा। तो महिला बोले ठीक है, फंडिंग है तो ये बोलेंगे कि अनीता जी नहीं चलाती हैं, ये के सिंह जी चलाते हैं। तो जब फंडिंग है तो पूछे कि संस्था का कौन चलाता है, सब ऐसे मेरा नाम गुड़िया भी हुआ घर का। तो इस संस्था गुड़िया जी चलाती है, अनीता जी चलाती है, ग्रुप बनाती है। तो फिर पूछा क्या कि ठीक है ये जो सर लोग जो हैं, जो दिल्ली वाले आए हैं, ये आपसे कम मिले हैं। तो वो जवाब क्या देती है, ये तो शाम में ही आके मिले हमसे। फंडिंग को पता चल गया कि सारा ग्रुप तो मेरा ही था। तो उस समय मुझे मौका मिला, पैक्स लंदन की संस्था थी, मुझे वही उसी समय काम को देखते हुए, महिला को लगाव को देखते हुए, मजबूती को देखते हुए मुझे सबसे पहली जो पैक्स परियोजना के तहत मुझे काम करने को मौका मिला। उसके बाद वैसे करते करते मेरा पड़ाव जो सीढ़ी है, जब अपना काम को देखते हुए आगे चले गए। अभी मैं बता दूं कि मैं जर्मनी के साथ में काम कर रही हूँ, अंधेरी हिल्फ के सहयोग से। अंधेरी हिल्फ जो है, जब से मैं उनके साथ में काम कर रही हूँ, सबसे खुशी की बात ये है कि मैं जो महादलित के बीच में काम कर रही हूँ, आज उन्हीं का सपोर्ट है, आज उन्हीं का देना है कि मैं इतना अच्छा मैं काम कर रही हूँ महिलाओं के लिए, पावर ग्रुप के लिए और उनके बच्चों के लिए। और सरकारी योजना जितना भी है, मैं आज उन्हीं के सपोर्ट से मैं काम कर पा रही हूँ। और फाइनली मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि भोजपुर महिला कला केंद्र के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, आप और आगे क्या अचीव करना चाहती है? मेरा सपना है कि भोजपुर महिला कला केंद्र एक मॉडल पूरे बिहार और देश के अन्य प्रदेशों में फैल जाए। हर जिले, हर गांव
तक पहुंचे, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां महिलाएं अभी भी पिछड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्किल ट्रेनिंग पाएं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनीता जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आपसे भी बात करके मुझे अच्छा लगा। अनीता जी की जर्नी सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल है कि एक इंसान कितनी जिंदगियां बदल सकता है। आरा जैसे छोटे शहर से शुरू हुई ये कहानी आज हजारों घरों में रोशनी लेके आई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और दोस्तों, आप सबको शुक्रिया इस एपिसोड को सुनने के लिए। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे थे द ईयर शॉट पॉडकास्ट इट्स हर बिजनेस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इंस्पायर्ड। It's her business.